नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर। और आज का हमारा ये जो सेशन है बाल विकास के आगे का जो सेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास के आयाम। जी हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जो सेशन है वो हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। इसमें हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आप उसको जो है अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। आज हम उसके आगे मतलब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से, क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण जो बालक का जो विकास है वो या तो तीव्र गति से होता है या तो मंद गति से होता है, ठीक है जी। तो चलिए उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और आप सबकी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बाल विकास हमने उस दिन जो है वो डिस्कस किया था। फिर से थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। बाल विकास एक्चुअल में क्या है? बालक का विकास। बालक का विकास कैसे कि बालक जो है वो शिशु से, जब वो इन्फेंट रहता है, शैशवावस्था से लेकर कहां तक, किशोरावस्था तक, बालक के अंदर जितने भी टाइप के जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, है ना, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे उसके अंदर जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस है, तो इन सभी चीजों को, इन सभी जो है क्षेत्रों को मिलाकर क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल विकास। मतलब सिंपल सा, बालक का जो है विकास, उसके अंदर होने वाले जो है वो आंतरिक और बाह्य रूप से जो होने वाले परिवर्तन है उसको हम कहते हैं बाल विकास, ठीक है जी। तो चलिए आज हम देखेंगे बाल विकास को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसको जो है इफेक्ट डालते हैं, इस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है जी, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटरनल फैक्टर्स और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल मतलब आंतरिक कारक, इंटरनल मतलब आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर मींस आंतरिक कारक, ठीक है, आंतरिक कारक। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाह्य कारक, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी या जैविक कारक, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरा है क्या? रुचि या भावनाएं। तीसरा है प्रेरणा, आयु, इंटेलिजेंस, है ना, लैंगिक भिन्नता और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो क्या है? वातावरणीय कारक मतलब जो एनवायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है बालक के विकास को, ठीक है। दूसरा क्या है? पारिवारिक कारक, भौतिक कारक। इसके अलावा स्कूल भी जो है वो बालक के विकास को क्या करता है? बहुत ही गहराई से उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है। और बालक जो पोषण प्राप्त करता है, जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, और निद्रा और विश्राम मतलब बालक को कितना नींद लेना चाहिए, ये सभी जो चीजें हैं वो बालक को क्या करती हैं? इफेक्ट डालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रुचि एक जो जनरल एग्जांपल है। अगर बालक को किसी काम को, अगर जो है छात्र है, अगर कोई बच्चा है, उसको किसी काम को करने में मजा आ रहा है या फिर उसका जो रिजल्ट है उस काम का जो है वो एकदम आसानी से मिल जा रहा है, तो बालक उस काम को जो है अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से सीख जाएगा, बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा। अगर किसी काम को करने में उसको जो है दिक्कत हो रही है तो फिर बालक जो है उस काम में ज्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेने लगता है, ठीक है जी। या फिर अगर उस काम का क्या मिलता है, रिजल्ट जो है एकदम आराम से मिल जाता है, एकदम आसानी से मिल जाता है, तो बालक जो है वो क्या होता है, मतलब अंदर से मोटिवेटेड हो जाता है। लेकिन अगर बालक को हमें पुश करना है, उस काम का जो रिजल्ट है उसको अगर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है या फिर उसको कुछ दिक्कत हो रही है, तो हम उसको बाहर से क्या करते हैं? पुश करते हैं, ठीक है। और अगर उस काम को उसने अच्छे से कर लिया तो हम क्या बोलते हैं? उसको शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसी टाइप के जो फैक्टर्स हैं जो बालक के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। वंशानुक्रम या हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है दोस्तों? हेरिडिटी, वंशानुक्रम क्या है? बालक को उसके माता पिता से जितने भी जो गुण प्राप्त होते हैं, बालक को उसके माता पिता से जितने भी जो गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसको। हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रम एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, वंशानुक्रम क्या है? बालक को
माता पिता से मिलने वाला गुण। ठीक है जी। अब ये कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे बालक की लंबाई हो गई, लंबाई, ठीक है, बालक का वेट हो गया, ठीक है, उसका कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है जी। तो बालक को अपने माता पिता से या फिर बालक को अपने पूर्वजों से जितने भी जो गुण प्राप्त होते हैं, उसकी लंबाई हो गई, उसका वेट हो गया, है ना, उसका जो स्किन का कलर हो गया, आई कलर हो गया, बालों का जो कलर है, ये जितने भी जो गुण हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, ये है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। ठीक है, ये क्या है, वंशानुक्रम या हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करेगा कि बालक का जो हाइट है, जो वेट है, ठीक है, जो उसको अपने माता पिता से मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के जो माता पिता हैं, अगर वो क्या है, हाइटेड हैं, क्या है, हाइटेड हैं, तो उनका जो बच्चा है, वो क्या होगा, वो भी हाइटेड होगा। ज्यादातर केसेस में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता क्या हैं, वो हाइटेड हैं, तो फिर बच्चा भी क्या होगा, हाइटेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये शारीरिक विकास को ऐसे प्रभावित करता है। व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तित्व एवं स्वभाव। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो जन्मजात, कई जो बच्चे होते हैं वो एकदम जन्म से ही कैसे होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, और कई जो बच्चे होते हैं वो एकदम जन्म से कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो ये भी है एक फैक्टर। इसके अलावा रोग एवं शारीरिक कमजोरियां, रोग एवं शारीरिक कमजोरियां ये कैसे प्रभावित करेंगी, तो रोग मतलब जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं, वो कैसे कि कई जो बीमारी है वो क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे 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 कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो गया, एनीमिया। तो ये जितने भी ये जो हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में जो है मतलब जो व्यक्ति है उसको वो दो रंगों के बीच में अच्छे से जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, एनीमिया हो गया, है ना, हीमोफीलिया हो गया। तो ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये भी बालक के विकास को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा थॉर्नडाइक जो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि बालक की मूल शक्तियों का जो मेन रीजन है, जो प्रधान कारक है, वो क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है, मूल शक्तियां मतलब उसको जो जन्म से जो मिली हैं, वो उनको जो है उनका जो मेन कारण क्या है, वो क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, इसके अलावा कैटल इन्होंने कहा है कि वोकेशनल एबिलिटी मतलब व्यवसायिक योग्यता, मतलब बालक जो है वो बाद में जो चीज अर्जित करता है, जो एक्वायर करता है, किससे, वातावरण से, उसका जो मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण भी क्या होता है, वंशानुक्रम। उसका मेन कारण क्या होता है, वंशानुक्रम। तो ये जो होता है कौन, वंशानुक्रम, जो है बालक के विकास को ऐसे प्रभावित करता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के माता पिता क्या हैं, अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं, हाइटेड हैं, तो बच्चा भी ज्यादातर केसेस में क्या होगा, हाइटेड ही होगा। ठीक है, कोई जो बच्चा है एकदम शांत स्वभाव का है एकदम शुरू से, कोई जो बच्चा है एकदम एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, तो ये भी उसको जो है, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो शुरू से मिलते हैं। इसके अलावा कई जो डिसीज हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कारक है वो है वातावरण। दूसरा कारक क्या है जी, वातावरण या एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है वो बच्चे के विकास को एकदम गहराई से जो है वो प्रभावित करता है, एकदम गहराई से उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, इफेक्ट उस पर जो है डालता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अब ये कैसे देखेंगे, अगर जो बच्चा है, अगर बच्चे को जो है अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा पोषण जो है, अच्छा भोजन उसको मिल रहा है, अच्छे जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज उसको जो है मिल रही हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, एकदम हिस्ट पुष्ट, और उसका जो शारीरिक विकास होगा एकदम तेजी से होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है,
अगर किसी बच्चे को पोषण जो है वो एकदम अच्छे से मिल रहा है तो उसका जो है विकास एकदम क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा मानसिक विकास, ठीक है, वातावरण है, ये वातावरण के अंतर्गत आते हैं कि वातावरण जो है वो किसी बच्चे के विकास को, उसके डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मानसिक, उसके मानसिक विकास को कैसे इफेक्ट डालता है। जैसे किसी बच्चे के अगर घर में उसके जो माता पिता है उसको पढ़ाई के लिए इंकरेज करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं जो है वो बढ़ावा देते हैं, घर का जो है माहौल ही ऐसा है कि एकदम पढ़ने लिखने लायक है, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो ज्यादा तेज गति से होगा। ठीक है जी। तीसरा क्या है, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति अब क्या है, चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे स्कूल में हो कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, या फिर मित्रों से, अपने दोस्तों से है, जो बच्चा जो है बहुत ही जो है वो गहराई से सीखता है, इन सब के पास जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, तो ये जितने भी जो कारक हैं ये वातावरण के अंदर आएंगे और बच्चे के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तित्व विकास। अब व्यक्तित्व विकास क्या है, जैसे बच्चा जो है वो जिस फील्ड में जो है वो ज्यादा अच्छे से मतलब इन्वॉल्व होगा, वो अच्छे से उन सब चीजों को अच्छे से जो है वो सीखेगा। या फिर बच्चे के अगर घर में पूजा पाठ वाला माहौल है तो फिर बच्चा भी जो है वो उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो ये क्या है, ये जितने भी चीज हैं, ये जितने भी जो गुण हैं, ये जो है बच्चे के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, या उस पर क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। और ये ओवरऑल किसमें होगा, एक अच्छा वातावरण में, किसमें होगा, एक अच्छा वातावरण जो है, या फिर उसको एनवायरनमेंट अगर हम देते हैं तो ये उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर है क्या, जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस, लैंगिक भिन्नता। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, बालकों की तुलना में बालिकाओं का जो मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है, ज्यादा फास्ट होता है, और बालिकाएं अपेक्षाकृत जल्दी विकसित और परिपक्व होने लगती हैं। ठीक है जी, अगर हम कंपेयर करें एक बालक और एक बालिका, मतलब लड़के और लड़कियों में अगर हम कंपेयर करें तो जो बालिकाएं होती हैं वो अपने बाल्यावस्था में ज्यादा जल्दी से जो है वो डेवलप होने लगती है, मतलब जो मैच्योर जो है वो होने लगती है, परिपक्व होने लगती है। ठीक है, यही ये जो है वो बोल रहा है। आगे है विद्यालय। स्कूल जो है वो बालक के विकास को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे उस पर जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, इसको देखते हैं। जॉन डीवी जो शिक्षाविद हैं, ठीक है, विश्व के पहले शिक्षाविद कौन है, जॉन डीवी। ठीक है, इन्होंने इनका जो कहना है कि शिक्षा का फॉर्मल टाइप है क्या, स्कूल। स्कूल जो है वो शिक्षा का फॉर्मल टाइप है, और बिना फॉर्मल टाइप, बिना औपचारिक साधनों से इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रिसोर्सेस एंड स्किल का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका जो सबसे पहला लाइन है उसको अच्छे से देखते हैं। स्कूल जो है ये शिक्षा का क्या है, एजुकेशन का फॉर्मल टाइप है। फॉर्मल टाइप मतलब औपचारिक साधन है, मतलब कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक क्या होगा, करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसका सिलेबस होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर उसको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में उसको जो है एजुकेशन दिया जाएगा, एक टीचर होगा प्रशिक्षित जो होगा, उस टीचर के द्वारा उसको जो है वो प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, मतलब उसको वो एजुकेशन देगा। तो ये जितने ये जो है विद्यालय में उसका जो एजुकेशन है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होगा, एकदम व्यवस्थित तरीके से होगा, अरेंज फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा लाइन बोल रहे हैं कि बिना औपचारिक साधनों से इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रिसोर्सेस एंड स्किल का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आज का जो समाज है वो हमारे प्राचीन समाज से कैसे भिन्न है। ठीक है, कैसे भिन्न है, पहले के समय में जो काम होते थे वो मतलब कैसे होते थे, एकदम जनरल कि कृषि कार्य जो है वो ज्यादा होता था। ठीक है, आज भी हो रहा है, लेकिन पहले के समय में बहुत ज्यादा था। और पहले क्या होता था, परंपरागत, अगर मेरे घर में अगर मेरे पापा कोई काम करना चाहे, वो दर्जी हो गया, बढ़ाई का हो गया, तो बच्चे भी उसी काम में जो है वो उसको आगे बढ़ाते थे। ठीक है जी, तो लेकिन आज ऐसा है क्या, आज ऐसा नहीं है। आज हमने किसमें, चाहे वो मेडिकल हो, ठीक है, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, जो हमारी जो दुनिया है वो बहुत आगे बढ़ गई है। ठीक है, बहुत ही आगे बढ़ गई है। तो इन सभी फील्ड में अगर हमको आगे बढ़ना है तो एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, ये पर्टिकुलर स्किल चाहिए। और ये जो स्किल है वो हमको हमारे घर वाले या फिर हमारे जो आस पड़ोस हैं वो दे पाएंगे क्या, नहीं। ये कहाँ, ये हमको मिलेगा, ये मिलेगा बच्चे को, हमको नहीं, मतलब बच्चे को जो है वो कहाँ प्राप्त होगा, ये मिलेगा स्कूल में। कहाँ मिलेगा, स्कूल में। तो ये जो है स्कूल क्या है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, एक फॉर्मल टाइप है,
ठीक है। और इसी जगह पर बच्चे को आज की दुनिया में मतलब सरवाइव करने के लिए जो स्किल्स हैं वो जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, ठीक है, अरेंज फॉर्म में मिलेंगे, जो उसको उसके घर में या फिर उसके आसपास के माहौल में, वातावरण में जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। आई होप ये जो है वो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा, और ये कि विद्यालय या स्कूल जो है वो बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन फूड, ये तो बिल्कुल प्रभावित करेगा भाई। किसी बच्चे को जो है अगर अच्छे से खाना पीना मिल रहा है एकदम, तो तंदुरुस्त होगा, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, ठीक है, और स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ शरीर में निवास करती है, ठीक है, तो उसका जो माइंड भी है वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है जी। दूसरा क्या है, ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, आंतरिक जो ग्रंथियां हैं, तो इसमें है एक थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का संबंध जो होता है वो किससे होता है, बालक की लंबाई से। किससे होता है जी, बच्चे की लंबाई से। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, अस्थियों से। किससे होता है, बोन्स, और किससे होता है, टीथ मतलब दांतों से, ठीक है। पैराथायराइड जो ग्रंथि ये किससे रिलेटेड होता है, हड्डियों से और दांतों से, ठीक है। मैस्क्यूनिटी एंड फेमिनिटी डिपेंड ऑन द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जो जनन ग्रंथियां होती हैं, जो जनन ग्रंथियां होती है वो किसको, जेंडर को क्या करती है, वो अलग अलग करती है। जेंडर को क्या करती है, वो अलग अलग करती है। या फिर जो मैस्क्यूनिटी है और फेमिनिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जनन ग्रंथियों पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हाइट जो है वो थायराइड ग्रंथि पर डिपेंड करता है, और पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो दांतों और अस्थियों का जो विकास होता है, बोन्स का जो विकास होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पैराथायराइड ग्रंथियों पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फैमिली, फैमिली जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बालक सबसे पहले कहाँ रहेगा, अपनी फैमिली में रहेगा, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो फिर वो जो है बाहर की दुनिया में आएगा। तो जब वो फैमिली में होता है तो फैमिली के लोगों के जो बिहेवियर को क्या करता है, इमिटेट करता है, क्या करता है, उसको अनुकरण करता है, ठीक है जी। और क्या है, रूसो जो है, जीन जैक्स रूसो, इनका कहना है कि बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बिल्कुल होता है, और परिवार बालक का पहला विद्यालय होता है, ठीक है। एक परिवार जो होता है वो बालक का क्या होता है, पहला स्कूल होता है, पहला स्कूल होता है। लेकिन फॉर्मल होता है क्या, नहीं, कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है जी। और माता जो है वो पहली और आदर्श अध्यापिका होती है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो मतलब सबसे पहले वो किसके पास सीखेगा, अपनी मम्मी के पास सीखेगा, ठीक है। तो मम्मी जो है वो किसी भी बच्चे की वो क्या हो गई, वो पहली टीचर होगी, ठीक है, पहली टीचर होगी, और आदर्श अध्यापिका होती है, ठीक है, आदर्श भी होगी। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास के आयाम, डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब किन किन क्षेत्रों में जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को गिना जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले शारीरिक विकास के क्षेत्र में, फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के कौन कौन से एरिया हैं। सबसे पहले देखते हैं स्नायु मंडल, स्नायु मंडल या नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। दूसरा क्या है, मसल्स या मांसपेशियां, और तीसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया है कि शारीरिक विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपके मसल्स और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो है वो शारीरिक विकास के एरिया मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के एरिया में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। स्नायु मंडल क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, जो आपके बॉडी के जो है किसी भी पार्ट्स को मतलब शरीर के अंगों को क्या करता है, किसी भी काम को करने के लिए नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, उसको सक्षम बनाता है, या फिर उसको क्षमता देता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो ये है कंट्रोल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में जो मैसेजेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, ये किसके माध्यम से होता है, ये नर्वस सिस्टम के कारण होता है, ठीक है। मसल्स हो गया, अगर मसल जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होंगे तो फिर बच्चे का विकास, जो शारीरिक विकास, वो एकदम क्या होगा, हुष्ट पुष्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने देख लिया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स या पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं। चलिए आगे है, इसके अंतर्गत शरीर के समस्त आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारे शरीर का जो है चाहे वो बाहर का भाग हो या अंदर का भाग, उसका जो संपूर्ण जो डेवलपमेंट है मतलब उसका कंप्लीट डेवलपमेंट है वो काउंट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए ये है विटामिन बी। विटामिन बी की जो कमी है, विटामिन बी जो है वो किसका कारण है, हमारे चिल्ड्रन का बौद्धिक विकास,
बौद्धिक विकास। विटामिन बी के कारण बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, जो सोचने समझने की जो क्षमता है, वो इफेक्ट, वो उस पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। किसके कारण? विटामिन बी के कारण। अगर विटामिन बी कम मिल रहा है तो फिर बौद्धिक विकास क्या होगा? वो अवरुद्ध होगा, वो उसमें जो है बैरियर आने लगेंगे। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी भी जो है वो हड्डियों मतलब अस्थियों ठीक है, विटामिन डी जो है वो किसको इफेक्ट करता है? बोन्स के जो है वो डेवलपमेंट को, हड्डियों के अस्थियों के जो विकास है उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है जी, विटामिन डी। तो शारीरिक विकास जो है वो एक पहला डायमेंशन है, पहला क्षेत्र है जिसमें शरीर, बच्चे के शरीर के जो आंतरिक भाग चाहे वो बाह्य भाग है ना, एक्सटर्नल या इंटरनल, उसको जो है वो कंप्लीट, उसका जो डेवलपमेंट है वो इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में शारीरिक विकास में बोन फॉर्मेशन जो होता है वो बच्चे का बोन फॉर्मेशन ठीक है, बच्चे का जो बोन फॉर्मेशन देखते हैं, जो सबसे शुरू में देखिए, बोन फॉर्मेशन चाइल्डहुड में हड्डियों की जो संख्या है 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती है। ठीक है, चाइल्डहुड में बच्चे की जो हड्डियों की जो संख्या है। इसके अलावा बच्चे का जो शुरू में जो बोन होता है वो कैसा होता है? एकदम फ्लेक्सिबल होता है। बच्चा जो है वो शुरू में कैसा होता है? एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, दूध के दांत जो है वो 6 माह से निकलने शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत कब से निकलने शुरू हो जाते हैं? 6 माह से। ठीक है, इसके अलावा स्थायी दांत हैं, स्थायी दांत जो परमानेंट टीथ हैं, ये 6 माह से है ना, ये 6 माह से निकलने चालू हो जाएंगे। और ये 5 से 6 ईयर में जो है वो निकलने, स्थायी दांत जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बोन फॉर्मेशन 0 से 2 ईयर की एज में सबसे ज्यादा होता है। बोन फॉर्मेशन जो अस्थि निर्माण है, जो हड्डी निर्माण है, वो कब होता है? 0 से 2 ईयर की एज में। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जो बालक जो होता है वो शुरू में एकदम फ्लेक्सिबल होता है, उसका जो बोन होता है वो एकदम क्या होता है? कोमल होता है। ठीक है, कैसा होता है? कोमल, इसके कारण वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा वो जो है वो 270 से लगभग 350 तक जो है वो बढ़ जाती है, किसमें? चाइल्डहुड में। ठीक है जी, चलिए आगे। मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास मतलब क्या है कि जितने भी जो काम बच्चा जो है करता है, तो उन कामों पर कंट्रोल वो कैसे करता है। ठीक है, अलग अलग शरीर के अंगों को कैसे वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, मतलब एकीकरण जो है वो अलग अलग शरीर के अंगों को किसी भी काम को करने के लिए क्या करता है? एकीकृत करता है। तो ये जो विकास आता है वो क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट में आता है। किस में आता है? मोटर डेवलपमेंट में। ठीक है, गत्यात्मक विकास मतलब किसी भी काम को जो है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से करने की जो कला है, ठीक है, वो इसमें आएगा। अब जैसे ये दिया है, गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, चाहे वो दौड़ रहा है, चाहे वो चल रहा है, चाहे वो तैर रहा है, ये जितने भी जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, वो किस में आएंगे? गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी, तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें बच्चे की जो मसल्स हैं वो कम एक्टिवेट होती हैं। जो कम से कम जो मसल्स हैं जिसमें एक्टिवेट होंगी वो किस में आएंगी? फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल इसको बोलते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का कम उपयोग होता है इसमें, मसल्स का जो है वो क्या है? कम उपयोग होगा। जैसे ये राइटिंग हो गया, सिर्फ इसमें किसका? उंगलियों का जो है वो प्रयोग होगा। ठीक है, मिट्टी का ये बर्तन बना रहा है, ये कटिंग कर रहा है, तो इसमें क्या है? सिर्फ हमारे जो हाथ है, बच्चे के जो हाथ है, जो उंगलियां हैं वो काम कर रही हैं। ये किसमें आएगा? फाइन मोटर स्किल। दूसरा क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें जो है मसल्स का जो है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बच्चे की जो मसल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी? वो यूज होंगी। वो आएगा किसमें? ग्रॉस मोटर स्किल्स में। जैसे तैर रहा है तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व है ना। ये बच्ची जो है वो क्या हो, रस्सी कूद रही है, ये बालक क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो पूरा का पूरा जो बॉडी है इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। ये किसमें आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, सबसे पहले देखते हैं संज्ञान क्या है। व्हाट इज
कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज को इमेजिन, है ना, इमेजिन करना, किसी चीज को सोचना, थिंक करना, लॉजिकल थिंक हो या क्रिएटिव थिंक हो, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं वो किस में आएंगी? कॉग्निशन के अंतर्गत, संज्ञान के अंतर्गत। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कल्पना करना, विवेचना, याद करना, योजना निर्माण, ठीक है, समस्या समाधान, सृजन करना किसी चीज को, क्रिएटिव तरीके से सोचना, किसी चीज को जानना या संकेत बनाना, ठीक है। संज्ञान का मतलब ये सभी होता है, आप किसी चीज को इमेजिन, बच्चा जो है वो किसी चीज को क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है, थिंक कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी चीज को मेमोराइज कर रहा है, याद कर रहा है, या फिर किसी चीज को जानना जो है वो किस में आता है? कॉग्निशन में आता है, ठीक है जी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इन्होंने दिया है ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसको आगे जो है हम हमारे आने वाले जो सेशन है उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? उसके सेंसेस जो होते हैं उसमें काम करते हैं। किसमें? चाइल्डहुड में, सॉरी इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था में, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा है, बच्चा जो है अपनी माँ के स्पर्श को और दूसरे व्यक्ति के स्पर्श को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। वो कैसे समझता है? ये जो विकास है ये कैसे होता है? उसमें उसके ज्ञानेंद्रियों, उसके सेंसेस के माध्यम से, ठीक है। अपनी माँ के पास चुप रहेगा, दूसरे के पास जाएगा तो रोने लग जाएगा, ठीक है। या फिर वो उन लोगों को जिनको वो जानता है, जैसे फैमिली के लोग हैं उनके पास जो है वो चुप रहेगा, लेकिन अगर कोई बाहर का आगे उसको जो है वो गोद में लेने की कोशिश करेगा तो बच्चा जो है वो रोने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसके सेंस के कारण होता है, मतलब उसके ज्ञानेंद्रियों के कारण होता है। वो शुरू में ऐसे ही सीखता है, ठीक है जी। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है, ठीक है, एकदम फास्ट होगी। किसमें? चाइल्डहुड में। कौन? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की जो गति होती है सबसे ज्यादा, सॉरी मतलब एकदम ज्यादा तीव्र होगी किसमें? बाल्यावस्था में, ठीक है। और किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास अपनी चरम सीमा में पहुंचने लगता है। किशोरावस्था में जो है वो जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो अपनी चरम सीमा में, मतलब बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं आपको दिखाई देंगे, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस हो या फिर बच्चा जो है वो बाहर से जितने भी जो चेंजेस उसके अंदर दिखाई देंगे वो किशोरावस्था में। तो इस दौरान जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चा जो है वो इस समय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन जो है वो करने लगता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो अपनी एकदम टॉप लेवल में जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है, टॉप लेवल में, ठीक है। तो ये है संज्ञान, बच्चे की सोचने की क्षमता, किसी चीज को मेमोराइज करने की क्षमता, ठीक है, ये जो है इसके अंदर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास क्या है? समाज में अपने आप को रहने के लायक बनाना। बच्चा जो है वो क्या करता है? अपने आप को ढालता है समाज के अनुरूप, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है जी। तो बच्चा जो है वो अपने आप को क्या करता है? समाज के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, ठीक है। समाज के जो नीति नियम या रीति रिवाजों को क्या करता है? सीखता है ना। और समाज के नीति नियम के हिसाब से क्या करता है? व्यवहार करने लगता है, अपने आप को जो है वो ढालता है। ये जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाएगा? सोशल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा? सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों द्वारा एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर की योग्यता ही क्या कहलाती है? सामाजिक विकास, ठीक है। क्या कहलाती है? सामाजिक विकास, या ये जो योग्यता है ये क्या क्या है? सामाजिक विकास, ठीक है। बाल्यावस्था में बालकों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स, बालकों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और बालिकाओं में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, मतलब बॉयज में जो जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो बॉयज में क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स? जो एक लड़का होता है, एक जो बॉय होता है, वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है जी, ये है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और एक जो लड़की होती है, ठीक है, एक जो गर्ल होती है, वो अपने पापा से या अपने भाई से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इन्हीं चीजों का क्या होता है? बालिकाओं में, लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में किसका? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है, ठीक है। सामाजिकता का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में ही होता है। सामाजिकता जो सामाजिक विकास जो है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेज में होता है? बाल्यावस्था में, ठीक है। कौन से स्टेज में होता है? चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में होता है।
इसी समय जो आपके जो बच्चे के जो इमोशन है वो बाहर आते हैं, वो जो है अपने इमोशन को क्या करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकास किसका होगा, सामाजिकता का बाल्यावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा कि किशोरावस्था क्या है, बहुत सारे जब बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बच्चे की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बाहर के जो लोग हैं वो बच्चे को बच्चा समझते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने किशोरावस्था में, अपने एडोलेसेंस की पीरियड में, अपने एडोलेसेंस स्टेज में वो खुद ही समझ नहीं पाता कि वो बड़ा है या बच्चा है। ठीक है, तो ये अंतर्द्वंद उसके मन में जो है वो लगातार चलते रहता है। ठीक है जी, तो किशोरावस्था जो है वो समाजीकरण की क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है जी, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जब बच्चा जो है वो समाज में रहकर समाज के नीति नियमों को सीखकर उसके अनुरूप क्या करता है, व्यवहार करता है। क्या करता है, व्यवहार करता है, वो कहलाता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे है संवेगात्मक विकास, संवेग या इमोशन, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन क्या है, इमोशन किसी भी घटना या फिर कोई ऐसा दृश्य अगर बच्चा जो है देख ले जिसके कारण उसकी जो पूरी बॉडी है वो क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए, वो जो अवस्था कहलाती है इमोशन। क्या कहलाती है, इमोशन। तो इमोशन क्या है, व्यक्ति की वह कंडीशन जिसमें उसकी शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है और वह उत्तेजना महसूस करता है। अगर बच्चे ने किसी चीज को देख लिया है जिसके कारण वो क्या हो गया, एकदम एक्साइटेड हो गया, उसके शरीर से पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो कहलाएगी, ठीक है, क्या, इमोशन। क्या कहलाएगा, इमोशन। इसमें खुशी, डर, गुस्सा, प्रसन्नता, चिंता, दुख, ठीक है, ये जितने भी इमोशंस हैं इसका जो विकास है वो शामिल है। ठीक है, चाहे वो बच्चा हंस रहा है, चाहे रो रहा है, या कोई एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को लेकर क्या है, इमोशनल है, तो इन सभी चीजों को मिलाकर क्या कहलाएगा, वो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो शामिल होती है। अपने आप को बच्चा जो है वो कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे की फीलिंग्स को जो समझने की योग्यता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो कहलाती है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ठीक है जी। दूसरे की जो पर्सनालिटी है या योग्यता, व्यक्तित्व को समझने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स। और इंट्रापर्सनल स्किल्स अपने खुद की, अपने स्वयं की, अपने स्वयं के जो खुद के जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, उसको समझने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है इंट्रापर्सनल स्किल्स। ठीक है, क्या कहलाती है, इंट्रापर्सनल स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिक या नैतिकता, ये क्या है, नैतिक विकास या नैतिकता क्या है, किसी भी मतलब दो चीजों में या दो घटनाओं में कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है, इन दोनों का जब क्या कर लेता है बालक, इन दोनों में अंतर जो है वो जान लेता है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है इन दोनों के बीच में, वो आता है नैतिकता, वो कहलाता है नैतिकता, या वो कहलाता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, उचित एवं अनुचित व्यवहार में अंतर करके उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने की क्षमता, उसके अकॉर्डिंग क्या व्यवहार करने की जो क्षमता है वो कहलाता है क्या, मोरल डेवलपमेंट। क्या कहलाता है जी, मोरल डेवलपमेंट। और मोरल डेवलपमेंट के भी चार जो पक्ष हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, नैतिक ज्ञान, नैतिक अवधारणा, नैतिक तर्क, और एक क्या है, नैतिक व्यवहार। नैतिक ज्ञान क्या है कि वही है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। नैतिक अवधारणा, ठीक है, नैतिक अवधारणा क्या है कि बच्चा जो है वो घटनाओं को देखकर क्या अपने मन में कॉन्सेप्ट बनाता है, क्या बनाता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है, वो क्या है, नैतिक अवधारणा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या है कि बच्चा जो है नैतिक तर्क में क्या करता है, बच्चा जो है वो सोचने लगता है कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, वो उनके जो पीछे तथ्य है उन फैक्ट्स को या उन तथ्यों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, और क्या है उसके बाद नैतिक व्यवहार, जब वो जान लेता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना जो है बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये आता है। छात्रों में नैतिक विकास के लिए शिक्षक को स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर एक टीचर हैं आप और आपको एक मॉडल बनना है, मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको सबसे पहले खुद जो है नैतिक व्यवहार जो है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक आदर्श के रूप में अपने आप को जो है वो उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये है नैतिक विकास।
चलिए आगे है भाषा कौशल या लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, इसके बारे में एक कंप्लीट सेशन जो है वो हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि लैंग्वेज स्किल, ठीक है, कौन कौन से हैं? सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ठीक है, तो इसमें जो सुनना और पढ़ना, ठीक है, ये क्या आते हैं? इनएक्टिव स्किल्स आते हैं। ठीक है, पैसिव स्किल्स के उसमें जो है ये काउंट किए जाते हैं। दूसरा राइटिंग, ठीक है, लिखना और बोलना जो है वो किस में आते हैं? एक्टिव स्किल्स में आते हैं। किस में आते हैं? एक्टिव स्किल्स में या एक्सप्रेसिव स्किल्स में जो है वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है जी, तो भाषा विकास का सबसे ऊपरी और सबसे कठिन कौशल क्या है? लिखना। भाषा विकास का सबसे ऊपरी और सबसे कठिन कौशल, सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है वो क्या है? वो है लिखना। ठीक है, भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर। ठीक है, किसने किया था जी? बीएफ स्किनर ने। और भाषा विकास के जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नोम चॉम्स्की। किसने किया था? नोम चॉम्स्की। इन्होंने कहा था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर होता है जिसके कारण वो लैंग्वेज को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट पूरा सेशन जो है वो हम आने वाले टाइम में करेंगे, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए तो चलिए आज का जो सेशन है वो यहीं जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम बाल विकास की जो अवस्थाएं, जो स्टेजेस हैं, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट को जो स्टेजेस हैं उसको हम देखेंगे अच्छे से। और आई होप आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम इसके बाद वाले जो सेशन उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। और आगे बने रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।